इजराइल में कोर्ट और सरकार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। 18 जनवरी 2022 को सबने बेंजामिन नेतन्याहू के एक खास दोस्त को कैबिनेट से दूर रखने का आदेश दिया है। उस दोस्त ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा कि मैं इस फैसले को नहीं मानता। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में इजराइल की सत्ता में वापसी की है। उन्होंने कुछ कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। ये सत्ताधारी गठबंधन न्यायपालिका की शक्तियां कम करने पर उतारू है। इसको लेकर इजराइल के कई शहरों में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। अब जबकि हाईकोर्ट ने सीधा नेतन्याहू के करीबी को निशाने पर लिया है, इसके कारण इजराइल में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर नेतन्याहू कोर्ट की बात मान लेते हैं तो उनकी सहयोगी पार्टियां उनसे नाराज हो जाएंगी, और अगर वो बात नहीं मानते हैं तो ये न्यायपालिका को ठेंगा दिखाने जैसा होगा। तो आज के शो में हम इस संकट की कहानी को विस्तार से समझेंगे, साथ ही जानेंगे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने अचानक से इस्तीफे का ऐलान क्यों किया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले करते हैं इजराइल की बात। इजराइल में पिछले 4 सालों के अंदर 5 आम चुनाव हो चुके हैं। आम स्थिति में इजराइल का कार्यकाल 4 बरस का होता है, यानी जितने समय में 5 चुनाव हुए उतने में सिर्फ 1 होना चाहिए था। इसकी वजह क्या रही? इजराइल के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी ने अकेले दम पर सरकार नहीं बनाई है। जब भी सरकार बनी 2 या 2 से अधिक पार्टियों ने मिलकर बनाई, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से बात बन नहीं रही थी। गठबंधन का संयोग नहीं बन पा रहा था। जैसे जून 2021 में सत्ता में आई नफ्ताली बेनेट की सरकार में 7 पार्टियां शामिल हुई थीं। इस गठबंधन ने लगभग 10 सालों से सरकार चला रहे बेंजामिन नेतन्याहू को कुर्सी से उतार दिया। हालांकि बेनेट गठबंधन नहीं चला पाए, उनकी सरकार 1 साल के अंदर गिर गई, जिसके बाद नवंबर 2022 में 5वां चुनाव कराना पड़ा। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू का रुतबा वापस लौटा। नेतन्याहू की लिकुद पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। नियम के अनुसार राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। 22 दिसंबर को डेडलाइन से ठीक पहले नेतन्याहू ने बहुमत जुटा लिया। इससे ठीक 1 हफ्ते बाद उन्होंने 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। नेतन्याहू की सरकार में इस्लाम विरोधी और कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियां शामिल हुई थीं। गठबंधन में शामिल कुछ नेता खुले तौर पर समलैंगिकों और महिलाओं के खिलाफ बयान देते रहते थे। बेन गुवेर नस्ल भेदी गतिविधियों और एक आतंकी संगठन को सपोर्ट करने के लिए सजा काट चुके थे। इसी वजह से इस सरकार को लेकर काफी आशंकाएं थी। जब सवाल उठे तब नेतन्याहू मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि उनके विरोधी जबरदस्ती डर का माहौल बना रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। हालांकि नेतन्याहू का दावा भ्रम साबित हुआ। नई सरकार में कुर्सी पर बैठते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहली चोट न्यायपालिका पर की गई। 1990 के दशक में इजराइल में न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ाई गई थीं। नेतन्याहू सरकार का कहना है कि इससे शक्ति का असंतुलन हो रहा है। न्यायपालिका यानी कोर्ट, सरकार और संसद से ज्यादा ताकतवर बनती जा रही है। किसी भी सफल लोकतंत्र में शासन की तीनों इकाइयां यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होकर काम करती हैं। उनके बीच चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है। वे एक दूसरे को निरंकुश होने से रोकती हैं। लेकिन नेतन्याहू गठबंधन के मुताबिक इजराइल में न्यायपालिका निरंकुश हो चुकी है। उसकी शक्तियों में कटौती की जरूरत है। इजराइल की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी संस्था है। इसे कुछ मौकों पर हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 15 जजेस होते हैं। उन्हें इजराइल के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल होती है। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पास किए गए कई विवादित और कट्टर बिलों को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक आधार पर किसी बिल को अवैध ठहराने का अधिकार है। इसी वजह से नेतन्याहू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया था। 4 जनवरी 2023 को इजराइल के जस्टिस मिनिस्टर यारिव लेविन ने नया प्रस्ताव पेश किया। इसमें क्या क्या दर्ज था? अगर सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास किसी कानून को संवैधानिक आधार पर अवैध घोषित करती है, तब संसद साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है। लेकिन इसमें एक अपवाद रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के सभी 15 जज एक साथ किसी कानून को अवैध करार दें, तब उस फैसले को संसद नहीं पलट सकती। दूसरा प्रस्ताव,
जुडिशियल पैनल के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा था। नए प्रस्ताव में पैनल के अधिकतर सदस्यों को चुनने की जिम्मेदारी सरकार के पास होगी, यानी सरकार अपने लिए फायदेमंद जजों को सुप्रीम कोर्ट में बिठाने में कामयाब हो जाएगी। सरकार ये प्रस्ताव उस समय लेकर आई जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के 2 मामले चल रहे हैं। कहा गया कि अगर ये प्रस्ताव पास हुए तो नेतन्याहू इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। हालांकि सरकार इससे इनकार करती है। इस बदलाव को लेकर जस्टिस मिनिस्टर लेविन ने अपना तर्क रखा। उनका कहना था कि हम चुनाव लड़ते हैं, वोट करते हैं, चुनते हैं, लेकिन हर बार ऐसे लोग हमारा भविष्य तय करते हैं जिन्हें हमने नहीं सुना। इजराइल में किसी बिल के कानून बनने में लंबा वक्त लगता है। इसको लेकर संसद में लंबी बहस चलती है और फिर अलग अलग कमेटियों में इसकी स्क्रूटनी भी होती है, लेकिन विपक्ष उसका इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। विपक्ष के नेता याया लापिड ने कहा कि अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो इजराइल का लोकतंत्र ध्वस्त हो सकता है। पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गेंस ने आशंका जताई कि देश में सिविल वॉर शुरू हो सकता है। एक पूर्व आर्मी जनरल याया गुलान ने लोगों से इसका विरोध करने की अपील की। इस पर सत्ताधारी गठबंधन के एक सांसद बिदक गए। उन्होंने कहा कि तीनों लोग गद्दार हैं, उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। इस वाकये पर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए पैट्रिक किंग्सले ने लिखा, इजराइल में राजनीतिक बहसें आमतौर पर शांतिपूर्ण होती हैं, लेकिन इस हफ्ते धुर दक्षिणपंथी सरकार द्वारा पेश किए गए एजेंडे ने माहौल में तनाव पैदा कर दिया है। इस बदलाव की एक ही वजह है, सरकार की न्यायिक सुधार नीति। सरकार के प्रस्ताव पर सिर्फ विपक्ष में नाराजगी नहीं थी, आम लोग भी इससे बहुत खुश नहीं थे। इसको लेकर कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए। तेल अवीव और जेरूसलम में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उनका आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या कर रही है। इस बवाल के बीच 18 जनवरी को एक और बड़ा धमाका हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया कि नेतन्याहू कैबिनेट में हेल्थ और इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल रहे आर्या डेरी नाकाबिल हैं, उन्हें तुरंत पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। 11 जजों की बेंच में से 10 ने डेरी को पद से हटाने के फैसले पर हामी भरी है। डेरी पर टैक्स फ्रॉड का आरोप था, उन्हें उस मामले में सजा भी हुई थी। उस समय डेरी ने कहा था वो पब्लिक लाइफ से संन्यास ले लेंगे। हालांकि जैसे ही उनकी पार्टी शेष पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल ली। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके जवाब में कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने के लिए कहा है। अब आर्या डेरी के बारे में भी जान लीजिए। डेरी का जन्म 17 फरवरी 1959 को मोरक्को में हुआ था। मोरक्को की हालत उन दिनों को सही नहीं थी, लेकिन डेरी के माँ बाप पैसों से समृद्ध थे। उनका टेलरिंग का अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था। उनका परिवार पारंपरिक यहूदी था, लेकिन रूढ़िवादी नहीं था। 5 साल की उम्र में डेरी को ओजर हतोराह के लिए चुन लिया गया। ओजर हतोराह ऐसे स्कूल थे जिन्हें यहूदी बच्चों के लिए डेवलप किया गया था। यहाँ रूढ़िवादी यहूदी परिवार के बच्चों को तरजीह दी जाती थी। फिर आया साल 1968 का। उन दिनों इजराइल और अरब मुल्कों के बीच तनातनी चल रही थी। इसी तनाव के बीच डेरी का परिवार बेतियाम में जाकर बस गया। उनकी आगे की पढ़ाई जेरूसलम में हुई। इसी दौरान उनका रुझान कट्टरपंथी राजनीति में भी होने लगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो सामाजिक कामों में जुट गए। इसी को देखते हुए उन्हें वेस्ट बैंक में बसाई गई एक यहूदी बस्ती का सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर साल आया 1984 का। इस साल डेरी की राजनीति में एंट्री हुई। उन्होंने शेष पार्टी में काम करना शुरू किया। इस पार्टी की शिनाख्त इजराइल में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी की है। यहाँ डेरी खूब एक्टिव रहे। इसी वजह से उन्हें उस समय के गृह मंत्री यित्ज़हाक पेरेस का असिस्टेंट बना दिया गया। अब वो करीब से इजराइल की राजनीति समझ रहे थे। धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ने लगा। इसी बीच उन्होंने अनिवार्य मिलिट्री सर्विस भी पूरी कर ली। डेरी ने 27 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा। 1988 में उन्हें यित्ज़हाक शमीर की सरकार में गृह मंत्री बनाया गया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 29 साल थी। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने थिएटर्स में होने वाली सेंसरशिप को खत्म कर दिया था, लेकिन कुछ साल बाद उन पर घूसखोरी के आरोप लगे। अदालत में केस चला। कहा गया कि उन्होंने $1.5 लाख माने करीब 1 करोड़ 20 लाख की रिश्वत ली। डेरी पर आरोप सिद्ध हुए। उन्हें साल 2000 में 3 साल की जेल भी हुई। अच्छे व्यवहार के चलते उन्हें 22 महीनों में ही जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल जाने की बदनामी ने डेरी को अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन से संन्यास ले लिया। साल 2011 में डेरी ने राजनीति में वापसी की। साल 2013 में वो एक बार फिर से संसद के लिए चुने गए, लेकिन रिश्वतखोरी के चलते पार्टी में उनका दखल कमजोर पड़ गया था। पार्टी के लोग उन पर तंज कसते थे, फिर भी उनका रुतबा
कायम रहा। 2016 में वो फिर से इजराइल के गृह मंत्री बने। 2018 में उन्होंने कुछ वक्त के लिए रिलीजियस सर्विस मिनिस्ट्री भी संभाली। 2018 में डेरी एक ऐसा बिल लेकर आए जो फिलिस्तीनियों के लिए नासूर साबित हुआ। ये बिल इजराइल सरकार को जेरूसलम में बसे किसी भी फिलिस्तीनी परिवार की जमीन छीनने का अधिकार देता था। डेरी ने इस बिल को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि जो लोग इजरायली नागरिकों को निशाना बनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ इस बिल का इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी जमीन छीन ली जाएगी। लेकिन इस कानून का इस्तेमाल कई मासूमों की जमीन छीनने के लिए भी किया गया। इस मामले में कई स्वतंत्र रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जनवरी 2022 में एक बार फिर डेरी पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे। उन्हें 1 साल के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया। इसी मामले में कोर्ट ने जनवरी 2023 में उन्हें पद के अयोग्य ठहरा दिया है, जिसके चलते इजराइल में बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खड़ी हुई है। कैसे? उन्हें फैसला ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। डेरी की पार्टी के पास कनेसेट में 11 सीटें हैं। कनेसेट इजराइल की संसद का नाम है। इसमें कुल 120 सदस्य होते हैं। सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का साथ जरूरी है। नेतन्याहू गठबंधन के पास 64 सीटें हैं। अगर इसमें से डेरी की पार्टी की 11 सीटें हटा दी जाएं तो सरकार फौरन अल्पमत में आ जाएगी, यानी उनका सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। शेष पार्टी के कई नेताओं ने इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि अगर डेरी को हटाया गया तो उनकी पार्टी गठबंधन को टाटा कह देगी। इसी वजह से कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद नेतन्याहू ने डेरी के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, मेरा भाई मुसीबत में है, मैं उससे मिलने आया हूं। यानी इस बात की बहुत कम संभावना लग रही है कि नेतन्याहू आर्या डेरी को बर्खास्त करेंगे। अगर डेरी नहीं हटे तो ये अदालत की अवमानना होगी। इससे सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का इल्जाम लगेगा। अब सवाल आता है कि मौजूदा स्थिति में नेतन्याहू के सामने क्या क्या रास्ते हैं। 3 रास्ते बताए जा रहे हैं। एक एक कर तीनों को समझ लेते हैं। नंबर 1, नया कानून पास कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने जिस नियम के तहत डेरी को अयोग्य ठहराया है, अगर संसद उस नियम को रद्द करा देती है तो डेरी बच जाएंगे। दूसरा रास्ता यह है कि डेरी की जगह शेष पार्टी में ही किसी दूसरे मेंबर को सेम पोर्टफोलियो दे दिया जाए। ये वाला ऑप्शन डेरी की इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरा, सत्ताधारी गठबंधन स्पेशल विश्वास प्रस्ताव लाकर फिर से बहुमत साबित करे और नई सरकार में डेरी को ऑल्टरनेटिव प्रधानमंत्री बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री या ऑल्टरनेट प्रधानमंत्री को अयोग्य नहीं ठहरा सकती है। फिलहाल के लिए कुछ भी साफ नहीं है। नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा संकट अब आया है। वो हर बार उससे निकलने में सफल रहे हैं। इस बार की चुनौती का सामना वो करते कैसे हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इजराइल का चैप्टर यहीं तक। अब चलते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वो 7 फरवरी 2023 को पीएम और लेबर पार्टी प्रमुख का अपना पद छोड़ देंगी। न्यूजीलैंड में इस साल 14 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं। नेपियर में लेबर पार्टी के प्रोग्राम में उन्होंने इस्तीफे की बात कही है। ऐलान करते हुए उन्होंने एक भावुक स्पीच दी, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। उन्होंने कहा, 6 सालों तक इस चुनौतीपूर्ण पद को संभालने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। इसके बाद अब मेरे पास देश को देने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, इसलिए मैं अगला चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ। मैंने सोचा था कि बचा हुआ कार्यकाल पूरा करने के लिए मुझे कोई वजह मिलेगी, लेकिन ये बेहद दुख की बात है, ऐसा नहीं हो सका। अगर मैं अब भी अपने पद पर बनी रहती हूँ तो इससे न्यूजीलैंड का ही नुकसान होने वाला है। इस्तीफे के पीछे कोई सीक्रेट नहीं है। मैं भी इंसान हूँ। मैं जितना कर सकती थी उतना किया, जितने समय तक कर सकती थी किया, पर अब वक्त आ गया है कि मैं इस्तीफा दे दूँ। जसिंडा ने अपने इस्तीफे को लेकर कोई खास वजह तो नहीं बताई, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान देश ने बहुत से गंभीर संकट देखे। उनमें से एक कोरोना महामारी थी, जिसकी वजह से देश में मंदी आई। उसके अलावा मार्च 2019 में क्राइस्ट चर्च के एक मस्जिद में आतंकवादी हमला हुआ। एक आतंकी ने मस्जिद में घुसकर गोलीबारी की, जिसमें 55 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि दोनों संकटों के समय वो प्रभावशाली नेता के तौर पर उभर कर सामने आई थी। पूरी दुनिया में उनकी मिसाल भी दी गई थी। अब जसिंडा आर्डर्न के बारे में भी जान लीजिए। जसिंडा आर्डर्न का जन्म 26 जुलाई 1980 को न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही वो लेफ्ट पार्टियों से जुड़ गई थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क के लिए रिसर्चर के तौर पर भी काम किया। वो 2017 में 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की पीएम बनी थी। 2018 में उन्होंने बतौर पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दिया था। पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म देने वाली जसिंडा दुनिया की दूसरी राष्ट्र प्रमुख थी। इससे पहले बेनजीर भुट्टो ने बतौर पाकिस्तान की पीएम रहते हुए बच्चे को जन्म दिया था।
आज के एपिसोड में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप से। शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।